तो हाय दोस्तों, मैं आपके फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की स्टोरी का पार्ट 7 लेकर के। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। और फाइनली हम इस स्टोरी के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊँ, चलिए बात करते हैं अपने पिछले एपिसोड के बारे में। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना था रिया एंड कनिष्का को फाइनली पता चलता है कि रोनित विधि एंड निया का भाई है। ये खबर सुन करके वो दोनों काफ़ी शॉक्ड होती हैं और उन चारों में कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं जो वहाँ के माहौल को काफ़ी गर्म कर देती हैं। उन चारों ने फाइनली डिनर ख़त्म किया और अपने अपने घर को लौट गए। तो चलिए हम आगे के एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, बालकनी। कनिष्का अपने लैपटॉप के साथ बालकनी में बैठी हुई चाय पी रही होती है। उसकी नज़रें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर होती हैं और उस पर उसकी मेल आईडी ओपन होती है। कनिष्का कल के सभी मेल्स को चेक कर रही होती है। क्योंकि पिछला जो डे था वो काफ़ी बिजी डे था, तो इस वजह से कनिष्का अपने मेल्स को चेक नहीं कर पाई होती है। तो फाइनली उसे आज टाइम मिलता है और अपने सभी मेल को चेक कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एक मेल पे पड़ती है और वो उस मेल को ओपन करती है। वो मेल कपूर हाउस से आया हुआ होता है और कपूर हाउस के इस मेल का मतलब होता है कि फाइनली कनिष्का को जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। ये देख कर के कनिष्का के चेहरे का रंग बिल्कुल नहीं बदलता। उसकी आंखों में वही सेम एक्सप्रेशन होते हैं और उसे देख कर के ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान होता है कि वो इस जॉब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। फाइनली वो उस मेल को पूरा रीड करती है एंड उसे रिजेक्ट करने के लिए रिप्लाई करने लगती है। जैसे ही कनिष्का अपने हाथों को कीबोर्ड पर रखती है तभी उसके बगल में रखा फ़ोन बजने लगता है। ये देख कर के कनिष्का का ध्यान मेल से हट जाता है और वो अपनी नज़रें घुमाती है उस फ़ोन की तरफ। वो फ़ोन रिया का होता है और जैसे ही उसका फ़ोन रिंग करता है कनिष्का फाइनली उस नाम को देखती है। वो कॉल रिया के पापा की होती है। कनिष्का वहीं बालकनी से बैठे बैठे रिया को आवाज़ लगाती है, पर रिया बाथरूम में होती है और वो अंदर से कहती है कि उसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो वो कॉल रिसीव कर ले। चूँकि कनिष्का पहले भी कई बार अंकल से बात कर चुकी होती है, इसलिए उसे उसकी कॉल रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो चुपचाप रिया का फ़ोन उठाने के लिए चली जाती है। कनिष्का जैसे ही रिया का फ़ोन उठाकर अपने कानों में लगाती है तभी उधर से एक परेशानी भरी आवाज़ सुनाई देती है। रिया बेटा, तुमने कहा था कि तुम 3 दिन में पैसे भेज दोगे, पर तुमने अभी भी कोई पैसे नहीं भेजे। बेटा, अगर तुमने जल्दी से पैसे नहीं भेजे तो मुझे डर है कि ये हमारा घर भी जल्दी ही हमारे हाथों से चला जाएगा। कनिष्का जैसे ही ये बात सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि हमेशा खुश रहने वाली रिया उससे इतनी बड़ी बात छुपा सकती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से रिया के पापा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, रिया बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एज जितनी है तुम उससे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठा रही हो, पर तुम्हारे इस पापा के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोगों ने जल्दी पैसे की व्यवस्था नहीं करी तो ये घर हमारे हाथ से जल्दी ही छिन जाएगा। मुझे माफ़ कर दो रिया बेटा। मैं इस समय इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, पर इस समय तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। अगर तुमने जल्दी से पैसे नहीं भेजे तो हम रोड पे आ जाएंगे। कनिष्का ने जैसे ही रिया के पापा के मुँह से ये बात सुनी तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि रिया इन दिनों कितनी मुश्किल में है, पर उसने एक बार भी अपनी फीलिंग्स को कनिष्का के साथ शेयर नहीं किया। ये सोच कर के कनिष्का का दिल दुखने लगा। फ़ोन की दूसरी तरफ उस आदमी ने एक बार भी नहीं सोचा कि फ़ोन उठाने वाला आखिर उसकी बेटी है या कोई और। उसने अपनी बात बिना रुके जारी रखा। फाइनली पूरी बात सुनने के बाद कनिष्का को इस बात का एहसास हो गया
कि रिया के घर की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। उसने धीरे से कहा, आप टेंशन मत लीजिए पापा, पैसे की व्यवस्था हो गई है, मैं टाइम से पहले ही आप तक पैसे पहुंचा दूंगी। उस आदमी ने जैसे ही ये बात सुनी, फाइनली उसने चैन की सांस ली। पर इससे पहले कि वो रिया की आवाज़ को समझ पाता, इससे पहले कि कनिष्का की बातों को समझ पाते, कनिष्का ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करने के बाद कनिष्का अपने जगह पे चुपचाप खड़ी रही और उसके हाथों में रखा वो मोबाइल फ़ोन, उसकी लाइट अभी भी जल रही थी और कनिष्का चुपचाप उस नंबर को घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी बात रिया ने उससे क्यों नहीं बताई। तभी अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि रिया ने उससे ये बात क्यों नहीं बताई। कनिष्का कुछ देर तक चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने अपनी खाली नज़रों से अपने लैपटॉप में खुले उस मेल की तरफ देखा और वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के उस मेल को घूरती रही। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर यह अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि वो इस समय क्या सोच रही है। कनिष्का अभी भी खड़ी ही थी। फाइनली उसने रिएक्ट करते हुए वो फ़ोन टेबल पे रखा और वापस लैपटॉप के सामने जाकर बैठ गई। और कुछ देर पहले ही कनिष्का जिस ऑफ़र को रिजेक्ट करने वाली थी, उसने फाइनली उस पर कुछ टाइप किया और उस मेल को वापस भेज दिया। हाँ, कनिष्का ने इस जॉब लेटर को एक्सेप्ट कर लिया था। थोड़ी ही देर में रिया बाथरूम से बाहर निकली। रिया ने पूछा, किसका फ़ोन था? कनिष्का ने धीरे से कहा, पापा का। ओह, तो क्या कहा पापा ने? कुछ नहीं, बस वो पूछ रहे थे कि तुम कैसी हो। ओफो, हम कल इतना बिजी थे कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं एक बार घर पे बात कर लूँ। शायद इसीलिए पापा को मेरी टेंशन होगी और उन्होंने मुझे कॉल किया होगा। ऐसा ही था, कनिष्का ने कहा। रिया अपने बाल सुखाए जा रही थी और वो कनिष्का से बातें करे जा रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद कनिष्का ने अचानक से कहा, रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो, मैं सुन रही हूँ, रिया ने लापरवाही से कहा। कनिष्का को देखकर लग रहा था कि वो ज़रूर किसी सीरियस मैटर पे बात करने वाली है, पर रिया को इस बात का एहसास नहीं था। वो लापरवाही से कनिष्का की बातें सुन रही थी। कनिष्का ने कहा, मुझे जाना होगा। ये सुनकर रिया ने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने कहा, तो जाओ, वैसे कहाँ जा रही हो? कनिष्का ने फिर कहा, रिया, मुझे कपूर हाउस जाना होगा। ये सुनकर के रिया के हाथ अपनी जगह पर रुक गए और वो शौक भरी नज़रों से कनिष्का को देखने लगी। कपूर हाउस? क्या ये वही कपूर हाउस है जहाँ तुम कुछ दिनों पहले इंटरव्यू देने गई थी? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया? हाँ, पर जहाँ तक मुझे याद है तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर तुमने अचानक से ये फ़ैसला क्यों लिया? क्यों? मैं ये फ़ैसला क्यों नहीं ले सकती? कनिष्का ने कहा। ये सुनकर के रिया सीधी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि कनिष्का आखिर कैसी बातें कर रही है। उसने फिर आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम इस जॉब को आगे कंटिन्यू करने के लिए जाना चाहती हो? रिया ने कहा, हाँ। कनिष्का ने फिर से कहा। रिया ने जैसे ही कनिष्का के मुंह से ये बात सुनी, वो हैरान रह गई और हैरानी से बोली, तुमने ये फैसला कब किया? अभी। अभी? कनिष्का,
कनिष्का, तुम मजाक कर रही हो ना? ऑफ कोर्स मजाक कर रही हो, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, राइट? रिया ने कहा। कनिष्का ने फिर से अपने उसी अंदाज में कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। ये सुनकर के रिया की धड़कनें रुक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कनिष्का को अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसने रातों रात अपना फैसला बदल लिया। उसे बस एक ही बात याद आ रही थी कि जब स्टार्टिंग में उसने कनिष्का को इस जॉब के लिए रिकमेंड किया था तो कनिष्का ने उसे हर बार मना कर दिया था, और फाइनली कनिष्का इंटरव्यू देने गई, वो भी सिर्फ रिया की वजह से। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि कनिष्का अचानक से वहाँ जाने के लिए रेडी हो गई। ये बात सच थी कि रिया ने ही कनिष्का को वहाँ पे भेजा था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो कनिष्का को अपने से दूर जाने देना चाहती थी। रिया एंड कनिष्का 3 सालों से एक साथ में ही थे, और ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ था कि रिया कभी भी कनिष्का से दूर रही हो। रिया तभी कनिष्का से दूर जाती थी जब वो अपने घर जाती थी, वो भी कुछ ही दिन के लिए होता था, और रिया फाइनली वापस आ जाती थी। रिया को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कनिष्का ने उससे इतनी आसानी से ये बात कैसे कह दी कि वो उसे छोड़ करके कपूर हाउस जाना चाहती है। रिया सोचने लगी, क्या कुछ ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ? क्या कुछ कनिष्का मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है, या फिर मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जहाँ तक याद है कनिष्का इस जॉब के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, फिर अचानक उसने ऐसा क्यों कहा? रिया अपने मन ही में कई तरह के सवालों से घिरी हुई थी। रिया ने एक गहरी सांस ली और उसने फिर से कनिष्का से कहा, चलो छोड़ो ये समझ। आप, मुझे पता है कि ज्वाइनिंग लेटर आया होगा, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसे ज्वाइन नहीं करोगे। छोड़ो उस जॉब को, हम कोई दूसरी जॉब देखेंगे। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ दिनों में तुम्हें कोई दूसरी अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये कह कर के रिया फिर से अपने कामों में बिजी हो गई, पर कनिष्का अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख के लग रहा था कि वो फाइनली फैसला कर चुकी है और उसे कोई नहीं बदल सकता। रिया को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वो जैसा सोच रही थी वैसा नहीं है। कनिष्का अपना फैसला कर चुकी है। रिया सीधे खड़ी हो गई और उसने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? कनिष्का ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी चुप्पी का सीधा मतलब था कि वो अपने फैसले पे अभी भी अटल है। रिया ने सवालिया नज़रों से कनिष्का की तरफ देखा। उसकी आंखों में परेशानी, दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन कनिष्का ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। तभी रिया को कुछ याद आया और उसने जल्दी से कनिष्का के पास आते हुए कहा, कनिष्का, क्या तुम रोनिक की वजह से परेशान हो? हाँ, यही हो सकता है। तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि रोनिक विधि एंड निया का भाई है? तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि मैं रोनित के साथ हूँ और वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करती? ये सुनकर के फाइनली कनिष्का ने उसकी तरफ देखा। रिया को लगा कि यही बात है और उसने उस पर और जोर देते हुए कहा, मैं उसको छोड़ दूँगी। तुम्हें रोनित की वजह से जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे छोड़ दूँगी। हमारी दोस्ती के आगे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम यहाँ से मत जाओ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई। मैं अभी बोल देती हूँ, हम इस रिश्ते को आज यहीं ख़त्म कर देते हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। रिया अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी कनिष्का ने उसे टोकते हुए कहा, रिया, तुम गलत सोच रही हो। मैं इस घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ और मैं तो बस कुछ ही महीनों के लिए जा रही हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। रोनित का इससे कोई वास्ता नहीं है।
मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मन में कोई गलतफहमी पले और तुम इसका ज़िम्मेदार रोनित को ठहराओ। प्लीज़ चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे पूरे दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और मैं बस अपनी बोरियत दूर करने के लिए ही कपूर हाउस जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जल्दी ही दूसरा ऑप्शन ढूंढूंगी और जैसे ही दूसरा ऑप्शन मुझे मिल जाएगा मैं कपूर हाउस छोड़ दूंगी। ये सुनकर के रिया चुप रहती है और कुछ भी नहीं कहती। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो कनिष्का को कैसे समझाए। फाइनली रिया ये समझ चुकी होती है कि कनिष्का अपना फैसला कर चुकी है, पर वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। कनिष्का रिया को इग्नोर करती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रिया अभी भी अपनी जगह पर खड़ी होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया। अभी कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक कनिष्का ने ऐसे कैसे फैसला कर लिया। उसका दिल अभी भी मानने को ये रेडी नहीं होता है कि कनिष्का उसे छोड़कर जा सकती है। रिया अभी भी वहीं बैठी थी। रिया को ऑफिस जाना होता है, पर कनिष्का की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर अब थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची और वो वहीं शॉक्ड खड़ी रहती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और करीब 1 घंटे बाद फाइनली कनिष्का अपने रूम से रेडी होकर के बाहर निकलती है। ये देख करके रिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि कनिष्का ये सच में कर रही है। रिया को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि मानो उसके अंदर जान ही नहीं है। वो चुपचाप खाली नज़रों से कनिष्का की तरफ देखती रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किन शब्दों का यूज करे जिसका फ़र्क कनिष्का के ऊपर पड़े। रिया को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कनिष्का ने कहीं न कहीं रिया की वजह से ही जाने का फ़ैसला किया है, पर वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर चीज़ें कहाँ गड़बड़ है। वो अब भी कनिष्का को रोकना चाह रही होती है, पर कनिष्का को देखकर लगता है कि आज उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कनिष्का के चेहरे का एक्सप्रेशन अभी भी वैसा का वैसा ही रहता है। उसकी आंखें अभी भी ठंडी और चेहरे पे शांति नज़र आ रही होती है। ये देख कर के रिया को हैरानी होती है। कनिष्का ऐसे कैसे कर सकती है? क्या उसे सच में मुझसे दूर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये देख कर के रिया और अपनी जगह पर खड़ी नहीं रह पाती और वहाँ से तेज़ी से भागकर अपने रूम में चली जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। कनिष्का अभी भी अपनी खाली नज़रों से रिया को देख रही होती है। कुछ देर के बाद कनिष्का अपना ट्रॉली बैग लिए रिया के गेट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने अंदर की सारी एनर्जी इकट्ठा करके कनिष्का रिया के दरवाजे पर नॉक करती है, पर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। रिया दरवाज़ा नहीं खोलती है। कनिष्का अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी खाली नज़रों से उस दरवाजे को खोल रही होती है और इंतज़ार कर रही होती है कि शायद रिया दरवाज़ा खोल दे। करीब 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद रिया दरवाज़ा नहीं खोलती। बाहर से कनिष्का देखने में काफ़ी शांत और ब्रेव दिख रही होती है, पर असली बात तो कुछ और ही होती है। कनिष्का अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे वो कभी भी अपने घुटनों पर बैठ सकती है। उसके अंदर की एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कनिष्का का गला भारी हो रहा होता है और उसके शब्द उसके होठों तक नहीं आ रहे होते हैं। कनिष्का अपनी पूरी जान लगाकर अपने हाथों को एक बार उठाती है और रिया के दरवाजे पर नॉक करने की कोशिश करती है, पर वो अपना हाथ रोक लेती है। उसे डर होता है कि अगर रिया ने दरवाज़ा खोल दिया तो वो इस
कंडीशन को फेस नहीं कर पाएगी, कनिष्का अपने कदम पीछे कर लेती है और फाइनली एक कठोर फैसला लेती है कि वो रिया से गुड बाय किए बिना ही चली जाएगी। ये वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। कनिष्का अपने भारी कदमों के साथ धीरे धीरे वहाँ से जाने लगती है। करीब 4-5 कदम चलने के बाद कनिष्का के कानों में दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। कनिष्का वहीं रुक जाती है। रिया बाहर निकलती है पर वो कुछ नहीं कहती। कनिष्का अभी भी अपनी पीठ रिया की तरफ किए खड़ी होती है। रिया पीछे से कनिष्का को देख रही होती है पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो कनिष्का को कुछ भी कहे। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कनिष्का से क्या कहे। कनिष्का के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो रिया की तरफ मुड़ के देखे। उसे डर होता है कि अगर उसने रिया की तरफ देखा तो वो टूट के बिखर जाएगी। उसने अब तक जो पूरी एनर्जी लगाकर खुद को खड़े कर रखा था वो वेस्ट हो जाएगी। कनिष्का अपने लगेज पे अपने पकड़ को और मजबूत कर लेती है और वो पीछे मुड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करती। रिया अभी भी खाली नज़रों से कनिष्का को देख रही होती है। कनिष्का एक लंबी सांस लेती है और वो बिना मुड़े वहाँ से चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ा लेती है। ये देख कर के रिया हैरान हो जाती है। उसका मन होता है कि वो कनिष्का को अभी रोक ले पर उसके कदम, उसके पैर ऐसा लगता है कि जम गए हैं। वो चाहकर भी अपने पैरों को ऑर्डर नहीं दे पाती। रिया बस कनिष्का को जाते हुए देख रही होती है। देखते ही देखते कनिष्का उसकी आंखों से ओझल हो जाती है और जैसे ही कनिष्का उसकी आंखों से ओझल होती है रिया वहीं गिर जाती है। हाँ, रिया अपने घुटनों के बगल बैठ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी हो। रिया के गले में एक दर्द हो रहा होता है पर वो दर्द उसके दिल में हो रहे उस दर्द से बहुत छोटा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि रिया के दिल पे किसी ने 100 छुरियों से वार कर दिया और रिया उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा होता है। रिया अपने सामने घुटनों पर बैठी होती है और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाह रही होती है पर वो नहीं चिल्ला पाती। ऐसा लगता है जैसे रिया अपने होश में नहीं है। चुपचाप गुमशुदा की तरह वो वहीं बैठी रहती है। इधर कनिष्का की भी हालत कुछ अच्छी नहीं होती। भारी कदमों के साथ कनिष्का बेहोशी में आगे बढ़ती जाती है। कहने को तो उसके कदम आगे बढ़ रहे होते हैं पर उसे होश नहीं होता कि उसके कदम कहाँ बढ़ रहे हैं। अपनी ही दुनिया में खोई हुई कनिष्का फाइनली मेन रोड पे आ जाती है और वो एक ऑटो को रोकती है और चुपचाप बैठ जाती है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं होते पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कनिष्का को इस बात का दर्द नहीं हो रहा है। कनिष्का के मन में आता है कि वो बता दे कि वो ऐसा क्यों कर रही है लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक लेती है। उसे पता होता है कि अगर उसने बता दिया कि वो कपूर हाउस क्यों जाना चाहती है तो रिया इस बात के लिए कभी राज़ी नहीं होगी और वो उसे वहाँ से कभी जाने नहीं देगी। उसे एहसास होता है कि रिया अपनी एज से ज़्यादा समझदार है। इतने महीनों से रिया इन मुश्किल कंडीशन को फेस कर रही है पर उसने एक बार भी कनिष्का से अपने दिल की बात नहीं कही। ये सोचकर कनिष्का के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है और वो सोचकर परेशान होने लगती है
कि आखिर रिया अकेले इस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रही हो। उसे यकीन नहीं होता कि जिस रिया को वो जानती है वो रिया आज की इस रिया से बिल्कुल अलग है। कनिष्का को समझ नहीं आता कि वो अपने दिल में उठ रहे इस दर्द को कैसे रोके। एक तरफ रिया से बिछड़ने का गम और दूसरी तरफ ये सोचकर उसका दिल दुख रहा होता है कि रिया ने कैसे अपने इन पलों को अकेले में जिया होगा। कनिष्का को रिया की टेंशन होती है। वो अपना फ़ोन निकालती है और एक मैसेज करती है। कपूर हाउस, सेकंड विला, विधि का बेडरूम। विधि अपने रूम में बैठ कर के कहीं खोई हुई होती है। उसके दिमाग में कल की हुई सारी बातें चल रही होती हैं और उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि रोनित वो लड़का है जिससे रिया प्यार करती है। रिया अपने इन ख्यालों में खोई होती है कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। रिया अपने होश में आती है, विधि अपने होश में आती है और अपना फ़ोन चेक करती है। वो मैसेज एक अननोन नंबर से होता है जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, रिया को तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुन कर के, ये पढ़ कर के विधि अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये किसने भेजा है, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए ये होता है कि वो रिया की कंडीशन के बारे में पता लगाए। विधि बिना देरी किए रिया के फ़ोन पर कॉल करती है, पर रिया उसके फ़ोन का आंसर नहीं करती। विधि लगातार ट्राई करती है, हर बार फुल रिंग जाती है, पर एक भी बार रिया उसकी कॉल का आंसर नहीं करती। विधि परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर रिया के साथ क्या हुआ। क्या रिया किसी मुसीबत में है? विधि के मन में अनेकों ख्याल उभरने लगते हैं। वो उस नंबर को नहीं पहचान पाती, लेकिन उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि उस नंबर के बारे में सोचे। अभी उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल होता है, उसे रिया के पास जाना चाहिए। हाँ, विधि रिया के पास जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट होता है और उस पर एक लोकेशन आती है। विधि देख कर के समझ जाती है कि ये रिया के घर की लोकेशन है। विधि झट से अपना फ़ोन उठाती है और बिना कुछ सोचे भाग करके रिया के घर की तरफ निकल पड़ती है। रिया के घर की दूरी काफ़ी पास में ही होती है। करीब 10 मिनट के बाद विधि रिया के फ्लैट के सामने पहुंच जाती है और बिना किसी देरी के वो रिया के फ्लैट के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे ही विधि अपना हाथ उठाती है दरवाज़ा नॉक करने के लिए, तो उसे एहसास होता है कि दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है और वो बेल बजाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। दरवाज़ा खोल करके सीधा अंदर जाती है। विधि के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही होती है। उसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर रिया के साथ क्या हुआ। कई तरह के ख्याल उसके मन में चल रहे होते हैं और वो तेज़ी से रिया की तरफ बढ़ रही होती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसकी नज़र फ्लैट के लिविंग एरिया पे पड़ती है। लिविंग एरिया के बीचों बीच एक लड़की अपने घुटनों पर बैठी होती है। ये देख करके विधि का दिल जोर से दुखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर रिया के साथ क्या गलत हुआ है। उसके कदम भारी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी पूरी जान लगाकर अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे हैं। थोड़ी ही दूर की दूरी रिया के लिए बहुत बड़ी लगने लगती है। फाइनली विधि अपने तेज कदमों से रिया के पास जाती है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। रिया अभी भी अपने होश में नहीं होती। वो वैसी की वैसी सेम कंडीशन में बेहोशों की तरह पड़ी होती है। उसे इस बात का होश ही नहीं होता कि कितनी देर से वो अपने घुटनों पर बैठी है
उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मानो उसके अंदर कोई जान ही नहीं हो। रिया की आंखों से अभी आंसू गिर रहे होते हैं। ये देखकर विधि परेशान हो जाती है और वो रिया को आवाज़ देती है, रिया, रिया तुम ठीक तो हो ना? रिया तुम्हें क्या हुआ? रिया, क्या तुम मुझे सुन रही हो? विधि रिया से पूछने की कोशिश करती है। रिया अभी भी चुप होती है। ऐसा लगता है कि रिया अपनी होश में नहीं है। विधि ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर रिया के साथ क्या गलत हुआ। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है, उसकी धड़कनें तेज हो रही होती हैं और उसे ये एहसास हो रहा होता है कि ज़रूर कुछ गलत हुआ है। जब रिया के कानों में विधि की आवाज़ पड़ती है तो रिया को धीरे धीरे होश आता है और वो अपने सामने विधि को देखती है। रिया हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो सपना देख रही है या सच में विधि उसके सामने खड़ी है। रिया हैरानी से अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और वो विधि से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर उसके शब्द उसके गले से बाहर नहीं आ पाते। विधि फिर से रिया के कंधे को हिलाते हुए कहती है, रिया, रिया क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? रिया प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ? रिया जब फाइनली अपने होश में आती है तो उसे एहसास होता है कि विधि उसके सामने सच में है और जैसे ही वो विधि को अपने सामने देखती है ऐसा लगता है कि वो टूट कर बिखर गई और वो खुल करके रोने लगती है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है और चीख चीख कर रोने लगती है। ये देख कर के विधि के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है और वो रिया को कस के गले लगा लेती है। विधि जैसे ही रिया को अपनी बाहों में लेती है, रिया उसकी बाहों में सिमट जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। विधि को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, रिया को कैसे चुप कराए। तभी विधि को लगता है कि वो रिया को रोने दे, शायद अभी के लिए यही सही होगा। और विधि रिया को कस के और कस के पकड़ लेती है। रिया को फाइनली एहसास होता है कि वो किसी सिक्योर बाहों में है और वो जी भर के रोने लगती है। काफ़ी देर तक रिया बिना रुके रोती रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, बस उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे होते हैं। इस दौरान विधि उसको चुप कराने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती। विधि बस अपनी जगह पर चुपचाप रिया को रोने देती है और उसके सर पे अपने हाथ को फेर रही होती है। धीरे धीरे काफ़ी समय निकल जाता है। विधि को फाइनली एहसास होता है कि रिया रोते रोते थक गई है। रिया की आवाज़ भारी हो जाती है। रिया के आंसू धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब उसके अंदर ना ही रोने की क्षमता है और ना ही अब उसके अंदर और भी आंसू हैं। रिया की आंखें खाली हो जाती हैं। तभी उसे एहसास होता है कि वो बहुत देर से विधि के बाहों में है और वो धीरे से उसको छोड़ती है। ये देख कर के विधि को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, पर वो रिया से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। रिया अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और वो अपनी लाल लाल आंखों से विधि को देखने लगती है। विधि रिया के चेहरे पे ये दर्द भरा एक्सप्रेशंस देख करके मचल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो रिया को चुपचाप ऐसे धड़कता हुआ देख रही होती है और विधि को ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिल में कोई छुरियों से वार कर रहा है। वो सोच रही होती है कि कोई चमत्कार हो जाए और रिया इस सिचुएशन से बाहर आ जाए, पर ऐसा नहीं होता है। विधि अभी भी
बिना अपनी पलकें झपकाए रिया को देख रही होती है। रिया की आंखों से आंसू एक बार फिर से बहना शुरू हो जाते हैं। विधि अपने हाथों से रिया के आंसू पोंछती है और अपने अंदर अपनी पूरी ताकत से कुछ शब्दों को इकट्ठा करके रिया से कहती है, तुम ठीक तो हो? रिया विधि की बातों का कोई जवाब नहीं देती। उसकी नज़रें अभी भी खालीपन से उस कॉरिडोर की तरफ देख रही होती हैं जहाँ से कनिष्का कुछ देर पहले गई होती है। रिया को लगता है जैसे किसी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी हो। रिया को अभी भी इस सिचुएशन पे यकीन नहीं हो रहा होता है। उसे अभी भी लगता है कि वो कोई सपना देख रही है और अचानक से वो इस सपने से जग जाएगी और सब कुछ पहले के जैसा ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ इतना जल्दी ही हो गया होता है कि रिया इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती। विधि ये नोटिस करती है कि रिया की नज़रें उस खाली कॉरिडोर को देख रही हैं। तभी फाइनली कुछ देर के बाद विधि को एहसास होता है कि कनिष्का यहाँ नहीं है। विधि की आंखें हैरानी से भर जाती हैं। उसके होंठ कांपने लगते हैं। वो अपनी कांपती आवाज़ में पूछती है रिया से, रिया रिया कनिष्का कहाँ है? विधि के मुंह से जैसे ही रिया कनिष्का का नाम सुनती है उसके आंसू फिर से शुरू हो जाते हैं। विधि को एहसास होता है कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। उसका दिल डर से भर जाता है और अब मन ही मन वो प्रे करने लगती है कि प्लीज़ गॉड कुछ बुरा ना हुआ हो। विधि को आए काफ़ी देर हो चुका होता है। इतनी वो जब से आई होती है कनिष्का को रोते हुए रिया को रोते हुए ही देख रही होती है। इतनी देर में ऐसा पहली बार होता है कि रिया के मुंह से कुछ शब्द निकलता है। रिया अपनी भारी और दर्द भरी आवाज़ में धीरे से कहती है, वो गई, वो मुझे छोड़ के चली गई। उसने मुझे एक बार भी मुड़ कर नहीं देखा। वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या हमारी दोस्ती बस यहीं तक थी? क्या हमारी दोस्ती का धागा इतना कमज़ोर था कि उसने मुझे एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा? वो ऐसा कैसे कर सकती है? रिया की बातें सुन करके विधि को एहसास होता है कि रिया ज़रूर कनिष्का के बारे में ही बात कर रही हो। रिया एक बार फिर से विधि एक बार फिर से कनिष्का रिया को अपने गले लगा लेती है और उसे कंसोल करते हुए कहती है, चुप, बिल्कुल चुप। तुम इतनी देर से रो रही हो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल रोने नहीं दूंगी। मुझे बताओ आखिर यहाँ हुआ क्या था? कनिष्का कहाँ चली गई? उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ। रिया प्लीज़ चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि यहाँ क्या हुआ था। विधि की बातें सुनकर रिया अभी भी रोए जा रही होती है। वो इस हालत में नहीं होती कि विधि की बातों का जवाब दे। तभी विधि को उस अननोन मैसेज का ख्याल आता है
और उसके दिमाग में एक बात आती है कि कहीं वो मैसेज कनिष्का ने तो नहीं भेजा था। हाँ, ऐसा ही होगा। विधि अपना अंदाज़ा लगाते हुए मन ही मन सोचने लगती है, क्या रिया एंड कनिष्का के बीच कोई फाइट हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितना मैं रिया एंड कनिष्का के रिश्ते के बारे में जानती हूँ, वो दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकती। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि कनिष्का इस तरीके से रिया को छोड़कर चली गई? विधि अपने ख्यालों में खोई हुई होती है और रिया को चुप कराने की कोशिश करती है। उसे धीरे धीरे फाइनली एहसास होता है कि वो चीज़ों को समझ पा रही है, पर उसे ये नहीं पता चल पा रहा होता है कि आखिर रिया एंड कनिष्का के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके बाद कनिष्का को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। विधि के मन में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं और उन सारे सवालों के जवाब वो रिया से जानना चाहती है, पर रिया की हालत को देखते हुए वो उसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। फिर रिया अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार दिल्ली में आई थी, मेरे आसपास कोई नहीं था। मैं बहुत परेशान थी और पागलों की तरह इस शहर में भटक रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अनाथ हूँ। फिर कनिष्का मिली और मेरी दुनिया ही पलट गई। कनिष्का ने मेरे माँ बाप, भाई बहन सब कुछ होने का फ़र्ज़ निभाया, मुझे सहारा दिया, मुझे इस अनजान से शहर में सरवाइव करने का हौसला दिया। इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि कनिष्का मुझसे ऐसे बात करे। फिर आज अचानक वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो मुझसे दूर कैसे जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ज़रूर कोई सपना देख रही हूँ। विधि, मुझे पिंच करो, मैं सपना देख रही हूँ ना? हाँ हाँ, मैं सपना ही देख रही हूँ। कनिष्का मुझे कभी छोड़ के जा ही नहीं सकती। मुझे याद नहीं है कि कभी उसने कोई भी ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से मेरे आंखों में आंसू आए हो। फिर वो मुझे ऐसे दर्द में तड़पता छोड़कर कैसे जा सकती है? ये कहकर रिया एक बार फिर से रोने लगती है। विधि रिया के चेहरे को अपने हाथों में ले लेती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, शांत, चुप, अब तुम बिल्कुल नहीं रोओगी। चलो चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर कनिष्का ने ऐसा कुछ किया है तो मुझे पक्का यकीन है कि उसके पीछे उसका कोई अच्छा इरादा ही होगा। रिया, तुम्हें कनिष्का पे भरोसा करना चाहिए। तुम ऐसे कैसे उसके किसी भी फैसले पे शक कर सकती हो? आखिर तुम दोनों इतने सालों से एक दूसरे को जान रहे हो। मेरा दिल कभी ये मानने को रेडी नहीं होगा कि कनिष्का ने कुछ गलत किया होगा। रिया, शांत हो जाओ और सोचने की कोशिश करो कि आखिर कनिष्का ने ऐसा क्यों किया है। कुछ तो इसके पीछे वजह होगी। ये सुन करके रिया की खाली आंखों में फाइनली एक चमक दिखाई देती है और वो विधि से कहती है, हाँ हाँ, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? विधि, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मेरी कनिष्का ऐसी नहीं है। उसने ज़रूर कुछ सोचा होगा। अगर कनिष्का ने ऐसा किया होगा तो उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा रीज़न होगा। वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम ठीक कह रही हो। ये कह करके कनिष्का, रिया फाइनली अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी वो विधि से पूछती है, विधि, तुम यहाँ कैसे आई?
विधि ये सुन कर के चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या उसे बताना चाहिए। फिर विधि रिया को कुछ भी न बताने का फैसला करती है। वो सोचती है कि अगर रिया को ये बात नहीं पता है कि वो यहाँ कनिष्का की वजह से आई है तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। और फाइनली वो उस बात को छुपा लेती है और कहती है, मैं बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलते चलो। फाइनली मैंने भाई से तुम्हारा एड्रेस पूछा और तुमसे मिलने आ गई। यहाँ आई तो देखा कि गेट खुला था और मैं सीधा अंदर आ गई। ये सुन कर के रिया शांत हो जाती है। तो गाइस अगले दिन मिलेंगे अगले एपिसोड में और जानेंगे कि कपूर हाउस में कनिष्का के साथ क्या क्या होगा और फाइनली रिया एंड कनिष्का को आगे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा या फिर उनके साथ क्या किस तरीके की घटनाएं घटेंगी। मैं इस स्टोरी को और सुनाना चाहती हूँ लेकिन मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है और इस स्टोरी को सुनाते वक्त मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तो गाइस मैं इसे आगे कल कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और प्लीज़ अपनी अच्छी बुरी जो भी बातें हैं वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करा करें। आपकी बातें सुन कर के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और अपनेपन की फीलिंग्स आती हैं। तो गाइस मैं और आगे बातें नहीं करना चाहती, तो इसी के साथ इस स्टोरी को आज यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे कल मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।